समुद्र के बीच एक खूबसूरत द्वीप पर बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर दो छोटे बच्चे बड़े होते हैं। उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई और उस द्वीप ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया, यही है 1980 में आई फिल्म द ब्लू लैगून की कहानी। इस फिल्म में मुख्य किरदार ब्रुक शील्ड्स और क्रिस्टोफर एटकिंस ने निभाए हैं। ब्रुक शील्ड्स की खूबसूरती उस जमाने में सबके दिल की धड़कन थी। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। फिल्म की शुरुआत होती है 1800 के आखिरी दिनों में। दो छोटे बच्चे हैं, 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमेलिन लेस्ट्रेंज। ये दोनों कजिन हैं। इनके साथ पैडी बटन नाम का एक शिप कुक भी है। ये लोग एक बड़े जहाज में समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। रिचर्ड के पिता आर्थर भी उसी जहाज में हैं। एक दिन अचानक जहाज में भयानक आग लग जाती है। आग की वजह से पूरा जहाज जलने लगता है। सब लोग डर से चीख रहे हैं। जहाज से बचने के लिए छोटी छोटी लाइफ बोट में कूदना पड़ रहा है। उस हड़कंप में पैडी बटन दोनों बच्चों को लेकर एक लाइफ बोट में बैठ जाता है। वे रिचर्ड के पिता आर्थर को ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते। जहाज और भी ज्यादा आग में फंस जाता है और उनकी लाइफ बोट जहाज से दूर बह जाती है। कुछ दिन समुद्र में इधर उधर भटकने के बाद उनकी नाव साउथ पैसिफिक ओशन में एक छोटे से द्वीप पर पहुंच जाती है। वह द्वीप देखने में स्वर्ग जैसा है। हरे भरे पेड़, नारियल के पेड़, सफेद रेत का किनारा और नीले रंग का समुद्र, सब कुछ एक सपने जैसा है। पैडी उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है। उन्हें खाने के लिए नारियल, केले देता है और मछली पकड़ना सिखाता है। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वे तीनों साथ रहने लगते हैं। एक दिन पैडी द्वीप की दूसरी तरफ जाता है और एक डरावना दृश्य देखता है। वहां एक पत्थर की बलि वेदी है। उस पर खून और इंसानों की बलि दी हुई हड्डियां दिखती हैं। इसका मतलब है कि द्वीप में कुछ खतरनाक जंगली लोग रहते हैं। इस डर की वजह से पैडी बच्चों को सख्त हिदायत देता है, तुम कभी भी द्वीप की उस तरफ नहीं जाओगे। वह लॉ है, यानी कानून के मुताबिक वर्जित है। पैडी कारण नहीं बताता, लेकिन बच्चे डर जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। साथ ही वह एक और चेतावनी देता है। द्वीप पर लाल रंग की कुछ बेरियां हैं, वे बहुत खतरनाक हैं। लाल बेरियां खाने पर मौत पक्की है। द्वीप पर कुछ दिन बीत जाते हैं। पैडी के पास जहाज से लाई गई रम की बोतलें हैं। वह अक्सर शराब पीता रहता है। एक दिन वह ज्यादा शराब पी लेता है और बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन पैडी नहीं उठता। शराब की वजह से पैडी की मौत हो जाती है। अब रिचर्ड और एमेलिन अकेले रह जाते हैं। वे पैडी को दफना देते हैं और द्वीप के दूसरे हिस्से में एक नई झोपड़ी बना लेते हैं। लेकिन पैडी के बताए नियम और चेतावनियां वे याद रखते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। रिचर्ड और एमेलिन बड़े हो रहे हैं। रिचर्ड अब एक जवान लड़का बन गया है और एमेलिन एक खूबसूरत युवती बन रही है। उनके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। किशोरावस्था यानी टीनेज आ गई है। एक दिन वे समुद्र में पानी में खेल रहे हैं, बिना कपड़ों के तैर रहे हैं। तभी एमेलिन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। रिचर्ड को देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। उसे नहीं पता कि यह प्यार और आकर्षण है। रिचर्ड पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? लेकिन एमेलिन शर्माते हुए कहती है, कुछ नहीं। वह अपनी भावनाएं बताने से शर्माती है। कुछ दिन बाद एमेलिन को एक और समस्या होती है। उसे पहली बार पीरियड्स आते हैं। खून देखकर वह डर जाती है। किसी ने उसे यह बात नहीं बताई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। वह डर कर रोने लगती है। रिचर्ड पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे दिखाओ। लेकिन एमेलिन कहती है, तुमसे मतलब नहीं, तुम नहीं देख सकते, और रिचर्ड को दूर कर देती है। दिन बीतते जाते हैं। रिचर्ड को भी एमेलिन की तरफ आकर्षण होने लगता है, लेकिन दोनों को ही इन भावनाओं और शारीरिक बदलावों का मतलब समझ नहीं आता। किसी ने उन्हें बताया नहीं है। एक दिन एमेलिन द्वीप में घूमते घूमते पैडी के बताए निषिद्ध इलाके में पहुंच जाती है। वहां वह उस पत्थर की बलि वेदी को देखती है। उस पर सूखा हुआ खून और पूजा के अवशेष हैं। एमेलिन को ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा पता है। उसने बचपन में सुना था कि कैसे जीसस क्राइस्ट ने सूली पर खून बहाया था। इसलिए उस वेदी पर खून देखकर वह सोचती है कि यह भगवान की जगह है। उसे लगता है कि यह एक पवित्र प्रार्थना स्थल है। एमेलिन रिचर्ड के पास आकर कहती है, तुम मेरे साथ उस तरफ आओ, वहां भगवान है, हमें वहां प्रार्थना करनी चाहिए। रिचर्ड हैरान हो जाता है, क्या पैडी ने कानून बनाया था कि हम उस तरफ नहीं जा सकते? दोनों में बहस होने लगती है। रिचर्ड को एमेलिन के प्रति शारीरिक आकर्षण दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक दिन वह एमेलिन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एमेलिन उसे धक्का देकर दूर कर देती है। तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो। रिचर्ड दुखी और गुस्से में दूर चला जाता है। वह अकेले में छिपकर खुद को संतुष्ट करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि एमेलिन दूर से यह सब देख रही है। कुछ दिन बाद समुद्र में दूर एक जहाज दिखता है। कई सालों बाद पहली बार कोई दूसरा जहाज आया है। यह उनके लिए वहां से जाने का अच्छा मौका है, लेकिन उन्हें जहाज को बुलाने के लिए सिग्नल फायर जलानी होगी। रिचर्ड लकड़ियां लाकर डाल रहा है, लेकिन एमेलिन आग नहीं लगा रही। वह बैठी हुई जहाज को देख रही है। जहाज दूर चला जाता है। रिचर्ड वापस आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। गुस्से से चिल्लाता है, एमेलिन, तुमने क्या किया? घर जाने का मौका चला गया। एमेलिन शांति से कहती है, मुझे जाना नहीं है। यह द्वीप अब हमारा घर है।
हमें यहीं रहना चाहिए। रिचर्ड गुस्से से भड़क जाता है। तब एमिलिन उसे धमकी देती है, तुम अकेले छिपकर क्या करते हो? मुझे पता है, मैं अंकल आर्थर को बता दूंगी। मतलब रिचर्ड की हस्तमैथुन की बात धमकी में इस्तेमाल करती है। रिचर्ड और भी गुस्सा हो जाता है। दोनों में जोरदार बहस होती है। गुस्से में एमिलिन एक नारियल उठाकर रिचर्ड पर फेंक देती है। वह उसके सिर पर लगता है और चोट लग जाती है। रिचर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता और एमिलिन के गाल पर थप्पड़ मार देता है। फिर चिल्लाता है, बाहर निकल जाओ, मेरे सामने मत आओ, और उसे झोपड़ी से बाहर धकेल देता है। एमिलिन रोते हुए बाहर निकलती है और समुद्र की तरफ चल देती है। वह ध्यान से नहीं देख रही और पानी के किनारे पर चल रही है। तभी उसका पैर रेत में छिपी हुई एक खतरनाक स्टोनफिश पर पड़ जाता है। स्टोनफिश एक बहुत खतरनाक समुद्री मछली है। इसके डंक में जहर होता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। एमिलिन दर्द से चीख उठती है। रिचर्ड उसकी चीख सुनकर भागता हुआ बाहर आता है। एमिलिन जमीन पर गिरी हुई है। उसका पैर सूज गया है। जहर की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है। एमिलिन डर और कमजोरी में कहती है, रिचर्ड प्लीज मुझे भगवान के पास ले चलो, मतलब उस बलिवेदी के पास ले जाने को कहती है। रिचर्ड डर जाता है, लेकिन पैडी के कानून को भूलकर एमिलिन को उठाता है और द्वीप की दूसरी तरफ भागता है। वह उसे उस पत्थर की वेदी पर लिटा देता है। कुछ घंटों बाद किस्मत से एमिलिन ठीक हो जाती है। जहर उसके शरीर से कम हो जाता है। उसे फिर से जान आ जाती है। एमिलिन के ठीक होने के बाद दोनों समुद्र के लैगून में तैरते हैं। पानी बहुत साफ और नीले रंग का है, इसीलिए फिल्म का नाम द ब्लू लैगून रखा गया है। वे साथ खेलते हुए कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। उनके शरीरों के बीच एक आकर्षण, एक कनेक्शन बन जाता है। वे स्वाभाविक रूप से करीब आते हैं। उस रात वे अपने शारीरिक आकर्षण को पहचान लेते हैं। वे प्यार में डूब जाते हैं। यह सब उनके लिए नया अनुभव है। किसी ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन यह सब स्वाभाविक रूप से होता है। वे प्रेमी बन जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। रिचर्ड और एमिलिन खुशी खुशी साथ रह रहे हैं, लेकिन एमिलिन में कुछ बदलाव दिख रहा है। उसका पेट बड़ा हो रहा है। दोनों को समझ नहीं आता कि यह क्या है। किसी ने उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। एमिलिन सोचती है, मेरा पेट इस तरह क्यों बढ़ रहा है? एक दिन उसे पेट में कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। रिचर्ड हाथ रखता है तो बच्चे की हरकतें महसूस होती हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। वे डर जाते हैं। कुछ महीने और बीतते हैं। एक दिन रिचर्ड द्वीप में घूम रहा है तो एक अजीब दृश्य देखता है। उस बलि वेदी के पास स्थानीय जंगली लोग हैं। वे एक आदमी की बलि देने वाले हैं। पत्थर की मूर्ति के सामने डरावने मंत्र पढ़ रहे हैं। रिचर्ड डर से कांपते हुए भागकर एमिलिन के पास आता है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, वहां लोग हैं। तभी एमिलिन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह चीखते हुए कहती है, रिचर्ड मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रिचर्ड घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। वह इधर उधर भागता रहता है। एमिलिन दर्द में तड़प रही है। कुछ घंटों बाद स्वाभाविक रूप से एक छोटा बच्चा पैदा होता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। यह क्या है? हमारे पेट से एक छोटा बच्चा आया। वे आश्चर्यचकित है। उस नन्हे बच्चे को देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। वे बच्चे का नाम पैडी रखते हैं। उन्हें बचाने वाले पैडी बटन की याद में यह नाम रखा। छोटा पैडी बहुत प्यारा है। कुछ महीने बीत जाते हैं। छोटा पैडी बड़ा हो रहा है। रिचर्ड और एमिलिन खुशी से रह रहे हैं। उन्हें अब यह द्वीप ही घर लगने लगा है। एक दिन समुद्र में फिर से एक जहाज दिखता है। इस बार वह जहाज करीब आता है। उस जहाज में कौन है पता है? रिचर्ड के पिता आर्थर। वह कई सालों से अपने बेटे को ढूंढते हुए समुद्रों में घूम रहा है। आर्थर जहाज को द्वीप के पास लाता है। दूर से सफेद कपड़े पहने 3 लोग रेत के किनारे पर खेलते दिखते हैं, लेकिन वे सांवले रंग के हैं। उनके बाल लंबे हो गए हैं और वे जंगली जैसे दिखते हैं। इसलिए आर्थर को लगता ही नहीं कि वे रिचर्ड और एमिलिन हैं। रिचर्ड और एमिलिन जहाज को देखते हैं, लेकिन वे सिग्नल नहीं देते। वे छोटे पैडी के साथ खेलते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। आर्थर सोचता है, वे लोग हमारे रिचर्ड और एमिलिन नहीं हैं, कुछ स्थानीय लोग होंगे। यह सोचकर जहाज उस द्वीप से चला जाता है। रिचर्ड और एमिलिन अपनी पुरानी झोपड़ी वाली जगह पर वापस आते हैं। वहां केले खाने के लिए रिचर्ड पेड़ों की तरफ जाता है। एमिलिन और छोटा पैडी एक छोटी नाव में बैठ जाते हैं। पैडी खेलते खेलते एक पेड़ की डाल लाकर नाव में डाल देता है। उस डाल पर लाल रंग की कुछ बेरियां हैं, वही जहरीली बेरियां जिनके बारे में पैडी बटन ने चेतावनी दी थी। छोटा पैडी बिना जाने उन बेरियों से खेलने लगता है। तभी नाव का एक चप्पू पानी में गिर जाता है। एमिलिन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाव रेत के किनारे से दूर बहने लगती है। रिचर्ड केले लेकर वापस आता है और देखता है तो हैरान रह जाता है। नाव समुद्र में जा रही है। वह चिल्लाता है, एमिलिन, और पानी में कूदकर तैरते हुए नाव के पीछे जाता है। तभी समुद्र में एक बड़ा शार्क दिखता है। वह रिचर्ड की तरफ आ रहा है। एमिलिन डर से चीख वह नाव का दूसरा चप्पू उठाकर शार्क पर फेंक देती है। किस्मत से वह शार्क के सिर पर लगता है और उसे दूर कर देता है। रिचर्ड जल्दी से नाव में चढ़ जाता है। अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि दोनों चप्पू खो गए हैं। नाव चलाने के लिए कुछ नहीं है। नाव हवा और पानी की धारा के साथ समुद्र के बीच में बहती जाती है। वे इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ दिन समुद्र में भटकने के बाद रिचर्ड और एमिलिन बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। न खाना है न पानी। एक दिन सुबह वे उठकर देखते हैं कि छोटा पैडी उन लाल बेरियों को खा रहा है। वे चीखते हैं, पैडी रुको,
वे जहरीली हैं, लेकिन तब तक वह कुछ खा चुका होता है। अब रिचर्ड और एम्मेलिन निराशा में आ जाते हैं। उनका छोटा बच्चा जहर खा चुका है। वे सोचते हैं अब जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वे भी वही बेरियां खा लेते हैं। सोचते हैं सब साथ मर जाएं। वे बेरियां खाकर नाव में लेट जाते हैं, मौत का इंतजार करते हैं। कुछ घंटों बाद किस्मत उनके साथ हो जाती है। आर्थर का जहाज फिर से वापस आता है। जहाज पर मौजूद लोगों को वह नाव दिखती है। आर्थर पास आकर नाव में तीनों को पड़े हुए देखता है। वे तीनों हिल नहीं रहे। आर्थर डर से पूछता है, क्या वे मर गए? जहाज पर मौजूद एक अफसर रिचर्ड का हाथ पकड़कर नब्ज चेक करता है। फिर आर्थर की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, सर, वे मरे नहीं हैं, वे सो रहे हैं। इस तरह यह फिल्म खत्म होती है। रिचर्ड, एम्मेलिन और छोटा पैडी जीवित रहते हैं। वे लाल बेरियां असल में जानलेवा जहरीली नहीं थी। उन्हें खाने से गहरी नींद आती है। उन्हें आर्थर बचा लेता है। अपने बेटे, भतीजी और पोते को कई सालों बाद फिर से पा लेता है। ये फिल्म फिजी देश में शूट की गई थी। वहां का समुद्र बहुत खूबसूरत है। नीले रंग का पानी, सफेद रेत, हरे भरे पेड़, सब मिलकर इस फिल्म को अद्भुत सुंदरता देते हैं। द ब्लू लैगून सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है। प्यार, आजादी, जीवन संघर्ष, परिवार, ये सभी पहलू इस एक फिल्म में हैं। रिचर्ड और एम्मेलिन की यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। किसी भी हालात में अगर प्यार और एक दूसरे पर विश्वास हो तो खुश रहा जा सकता है। वह खूबसूरत नीला लैगून, वह स्वर्ग जैसा द्वीप, वह मनमोहक कहानी, सब मिलकर इस फिल्म को अविस्मरणीय बना देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और फिल्मों की व्याख्या चाहिए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।